क्लास 11th के लिए इस नए लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर चल रहा है मोशन इन अ प्लेन और आज का हमारा टॉपिक है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। बिना वेक्टर को समझे हम इस चैप्टर में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। जो फिजिक्स में क्वांटिटीज होते हैं उन्हें बेसिकली हम दो कैटेगरीज में, सारे क्वांटिटीज को हम दो बेसिक कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर्स, और दूसरे तरीके के क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं, वेक्टर्स। तो स्केलर्स एंड वेक्टर्स दो तरह के क्वांटिटीज। इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो ये कि वेक्टर्स के साथ डायरेक्शन एसोसिएटेड होता है जबकि स्केलर्स के साथ डायरेक्शन एसोसिएटेड नहीं होता है। चलिए इसका मतलब तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि डायरेक्शन एसोसिएटेड होता है, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। सपोज कि एक टेबल है, हम डिस्प्लेसमेंट से समझेंगे वेक्टर्स को क्योंकि डिस्प्लेसमेंट से वेक्टर को समझना बहुत आसान होता है। सपोज ये एक टेबल है, इस टेबल में कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये वो ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को किया जाएगा डिस्प्लेस, तो होगा उसका डिस्प्लेसमेंट। तो इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया गया यहां से डिस्प्लेस करके यहां पर रखा गया, तो इसका हुआ डिस्प्लेसमेंट क्योंकि इसमें इसे डिस्प्लेस किया गया। अब जो इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ तो इसके साथ दो तरह के क्वेश्चन एसोसिएटेड हो सकते हैं इसी डिस्प्लेसमेंट के साथ एसोसिएटेड। कैसा सवाल कि पहला सवाल तो यह है कि कितना डिस्प्लेस किया गया। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच, कितना डिस्प्लेस किया गया। लेट्स से कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये 2 मीटर का है, तो हम कहेंगे कितना डिस्प्लेस किया गया, तो ऑब्वियसली 2 मीटर डिस्प्लेस किया गया। तो ये तो सवाल इसके साथ एसोसिएटेड है कि कितना डिस्प्लेस किया गया। अब ये भी सवाल इसके साथ एसोसिएटेड है कि किधर डिस्प्लेस किया गया। अब ऑब्जेक्ट को यहां से यहां भी रखा जा सकता है 2 मीटर दूर, या फिर यहां से यहां भी रखा जा सकता है 2 मीटर दूर, या फिर यहां से यहां भी रखा जा सकता है 2 मीटर दूर। सो किसी भी डायरेक्शन में इसमें डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, कोई आके किसी भी डायरेक्शन में इसे डिस्प्लेस कर सकता है। तो दूसरा सवाल ये आएगा इसके साथ एसोसिएटेड कि इन विच डायरेक्शन, इन ये जो डिस्प्लेसमेंट किया गया इन विच डायरेक्शन, मैं सिर्फ DIR लिख रहा हूं, इन विच डायरेक्शन। तो लेट से कि ये जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ का डायरेक्शन है और लेट से कि ये ऑब्वियसली ईस्ट होगा, ये साउथ है, और ये डायरेक्शन जो है इधर वाला वेस्ट है। तो ऑब्वियसली इसे किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया गया, इसे नॉर्थ के डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया गया। सो इसे नॉर्थ के डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया गया। यहां पर डिस्प्लेसमेंट को अगर आप गौर से सोचे तो ये एक ऐसा क्वांटिटी है, किसी भी तरह का डिस्प्लेसमेंट को अगर आप देखें, इसी एग्जांपल को कंसीडर करें, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अगर सिर्फ हमें ये पता हो कि कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, 2 मीटर का हो रहा है, तो ये कंप्लीटली इसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। अब 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट तो इधर भी हो सकता है, यह ऑब्जेक्ट यहां भी आ सकता है, या फिर यहां भी आ सकता है। तो जब तक ये नहीं कहा जाए कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, तब तक हम डिस्प्लेसमेंट को पूरी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो हो गया ना डिस्प्लेसमेंट के साथ एक डायरेक्शन एसोसिएटेड। तो दो चीजें मैंडेटरी है डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, कितना हुआ वो और किस डायरेक्शन में हुआ वो। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके साथ एक डायरेक्शन एसोसिएटेड होता है। तो जो भी वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं उनके साथ एसोसिएटेड दो चीजें होती है, एक तो बताता है कि कितना हुआ वो और दूसरा बताता है किस डायरेक्शन में हुआ वो। तो ये जो हाउ मच वाला क्वेश्चन है, ये जो 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसे कहा जाता है इसका मैग्नीट्यूड, इसे इसका मैग्नीट्यूड कहा जाता है। सो दिस इज मैग्नीट्यूड, हाउ मच बताएगा ये। सो इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, 2 मीटर का है, और किस डायरेक्शन में वो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसे ऑब्वियसली उसका डायरेक्शन कहा जाता है, डायरेक्शन। सो
एक वेक्टर क्वांटिटी को, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए चाहिए होता है उसका मैग्नीट्यूड, मतलब एक वेक्टर के पास एक मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा होता है उसके पास एक डायरेक्शन। जबकि अगर एक स्केलर क्वांटिटी को देखा जाए तो स्केलर क्वांटिटी के साथ एसोसिएटेड होता है सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज, जो कि होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। स्केलर क्वांटिटी का एक बेहतरीन एग्जांपल होता है मास। अगर मैंने आपके और आपके दोस्त से कहा कि 5 किलोग्राम चावल लाना है, तो आपके दोस्त 5 किलोग्राम चावल भर के लाता है एक बैग में, और आप भी एक बैग में 5 किलोग्राम का ही चावल भर के लाते हैं। क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है? नहीं है। लेकिन वही अगर मैं आपको और आपके दोस्त को यह कहता कि 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करो, इस बॉडी को 2 मीटर डिस्प्लेस करो, तो हो सकता है आप इसे इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करते, हो सकता है आपका दोस्त आता वो उसे इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करता। मैंने तो डायरेक्शन नहीं बताया था। सो डायरेक्शन अगर ना भी बताया जाए तो स्केलर क्वांटिटीज को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके साथ कोई भी डायरेक्शन एसोसिएटेड नहीं होता है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज के साथ डायरेक्शन एसोसिएटेड होता है। चलिए स्केलर क्वांटिटी का एक और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, टाइम। चलिए टाइम एक एग्जांपल है स्केलर क्वांटिटी का। जैसे कि मान ले मैंने आपसे कहा ये तो मास था, मास भी एक स्केलर क्वांटिटी है, सो टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि 3 सेकंड बाद ताली बजानी है, 3 सेकंड बाद, सो रेडी 1 2 3, 1 2 3, सो 3 सेकंड बाद ताली बजानी है। मैं अगर आपसे और आपके सारे दोस्तों से कहता हूं और मैं रेडी 1 2 3 करने के बाद मैं अगर टाइमर ऑन करता हूं, तो आप लोग एक ही साथ ताली बजाएंगे। अगर आप सबके पास एक टाइमर हो, तो घड़ी हो एक, तो मैंने तो कोई डायरेक्शन नहीं बताया था यहां पर, लेकिन आप सब ने एक ही टाइम को रिप्रेजेंट किया, एक ही टाइम में आप सभी ने ताली बजाई। तो ये टाइम जो है ये भी स्केलर क्वांटिटी है, इसके साथ सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड एसोसिएटेड होता है। जैसे मैंने कहा 3 सेकंड, तो वो जो 3 सेकंड है वो इसका मैग्नीट्यूड होगा। यहां पर 5 किलोग्राम उसका मैग्नीट्यूड है। इनके साथ डायरेक्शन एसोसिएटेड नहीं होता, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज के साथ होता है, जैसे कि हमने डिस्प्लेसमेंट के केस में देख लिया। एक और बेहतरीन एग्जांपल है वेक्टर का, वेक्टर क्वांटिटीज का, वो है फोर्स। ये हम बहुत इंट्यूटिवली समझ सकते हैं इस चीज को, इसके साथ हम डील भी करते हैं डे टू डे लाइफ में। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखिए क्या होगा अगर मैं आपसे ये कहता हूं, आप हैं और आपके दोस्त हैं, मैं अगर एक ब्लॉक रखता हूं और आपको और आपके दोस्त को कहता हूं कि इस ब्लॉक को धकेलना है, ये है वो ब्लॉक, इस ब्लॉक को धकेलना है। अब आप आते हैं, ये ब्लॉक जो है 2 किलोग्राम का है, 2 किलोग्राम का ब्लॉक है, ये कहा गया कि इस पे 2 न्यूटन का फोर्स लगाओ। चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं 2 किलोग्राम, इस पे 2 न्यूटन का फोर्स लगाओ। अब देखो इसमें मोशन क्या हो रहा है, तो आप आते हैं और आप आके इस ब्लॉक को ऐसे इस डायरेक्शन में धकेलते हैं। तो आपने देखा कि ये ब्लॉक जो है ये मूव किया और ये एक्सीलरेटेड हुआ। आपने कितना फोर्स लगाया? आपने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, और फिर आपने कैलकुलेट किया। आपको पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, हेंस एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास। आपके पास कोई मशीन है ऐसा फोर्स लगाने का जो मेजर कर सकता हो कितना फोर्स लग रहा हो, तो आपने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, जस्ट इमेजिन। तो आपने कैलकुलेट भी किया और आपने देखा कि एक्सीलरेशन जो है ये एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड का हुआ। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आपने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, मैंने आपसे और आपके दोस्त से कहा था इस 2 किलोग्राम के ब्लॉक पे 2 न्यूटन का फोर्स लगाइए, तो आपने फोर्स लगाया 2 न्यूटन का, आपने देखा कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड का एक्सीलरेशन हुआ। अब आपका दोस्त भी आता है, खुरापाती दिमाग वाला। अब वो क्या करता है, इसी ब्लॉक में फोर्स लगाता है, पर वो फोर्स कैसे लगाता है? वो फोर्स इस पे नीचे की तरफ लगाता है।
वो इसे नीचे की तरफ धकेलता है। सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से, 2 न्यूटन का ही फोर्स से वो इस 2 किलोग्राम के ब्लॉक में नीचे की तरफ फोर्स लगाता है। अब आप बताइए, अगर वो जमीन की तरफ इसे धकेलेगा, क्या उसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड का एक्सेलरेशन होगा? नहीं होगा। देखिए, मैंने आपसे और आपके दोस्त से दोनों से कहा था कि 2 न्यूटन, जो कि फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा ऑब्वियसली, 2 न्यूटन का फोर्स लगाइए, लेकिन दोनों का जो आउटकम हुआ, दोनों का जो रिजल्ट हुआ, वो रिजल्ट बिल्कुल अलग अलग हुआ, क्योंकि यहां पर डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं है। वहीं पर अगर आपका दोस्त आप ही के डायरेक्शन में फोर्स लगाता तो आउटकम इतना ही आता, लेकिन यहां पर उसने डायरेक्शन बदल दिया। सर्कमस्टांस सेम है, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन देखिए अलग अलग है, तो इसका रिजल्ट अलग अलग हो रहा है। मतलब कि जब तक आप फोर्स के साथ एक डायरेक्शन एसोसिएट नहीं करेंगे, तब तक उसका आउटकम क्या होगा वो नहीं समझ में आएगा। तो फोर्स को भी रिप्रेजेंट करने के लिए हमें चाहिए होगा मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ एक डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटीज के साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एसोसिएटेड होता है। जब तक ये दोनों चीजें आप एक वेक्टर के बारे में नहीं कहेंगे, तब तक आप उस वेक्टर को पूरी तरह से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अब ये जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इनके साथ जो एसोसिएटेड ये 2 चीजें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इसे चलिए थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। इसके लिए 3 अलग अलग सिनेरियो हम कंसीडर करेंगे और डिस्प्लेसमेंट का ही एग्जांपल लेते हुए आगे बढ़ेंगे। सो वो टेबल टॉप, वही टेबल टॉप और वही ऑब्जेक्ट, वही टेबल टॉप और वही ऑब्जेक्ट बीच में रखा हुआ है। हम 3 अलग अलग सिचुएशन कंसीडर करेंगे, 1 बार, 2 बार और ये 3 बार। 3 अलग अलग सिचुएशन में हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट किस तरह का हो रहा है। 3 लोगों से कहा गया, आपसे और आपके 2 दोस्तों से कहा गया कि इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट करो। तो अब आप क्या करते हैं, आप आते हैं इस ऑब्जेक्ट को ऐसे नॉर्थ के डायरेक्शन में, चलिए ऊपर वाला डायरेक्शन नॉर्थ है, नीचे वाला डायरेक्शन साउथ है, इधर वाला डायरेक्शन ईस्ट है और इधर वाला डायरेक्शन वेस्ट है। सो अब आप आते हैं, मैं रेफरेंस के लिए ऊपर नॉर्थ लिख देता हूं एम। आप आते हैं, आप इसे डिस्प्लेस करते हैं 2 मीटर इधर, ठीक है। ये जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ का है और ये जो डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट्स के बीच, ये डिस्टेंस है 2 मीटर का। अब आपका एक और दोस्त आता है, वो इस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में, ईस्ट के डायरेक्शन में 2 मीटर डिस्प्लेस करता है, ये भी 2 मीटर डिस्प्लेस करता है। अब आपका दूसरा दोस्त आता है, वो इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करता है 1 मीटर नॉर्थ के डायरेक्शन में। सो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 1 मीटर का है। अब यहां पर देखिए, अगर हमें इन डिस्प्लेसमेंट्स को रिप्रेजेंट करना हो तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें कुछ ऐसा टेक्निक चाहिए होगा जो कि उसका मैग्नीट्यूड को भी रिप्रेजेंट कर सके और उसका डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट कर सके। तो इसके लिए सबसे आसान उपाय क्या है पता है? बहुत ही आसान उपाय है ये। वो है कि आप एक एरो ड्रॉ कर लें। यहां पर गौर से देखें, अगर यहां से यहां तक हम एरो ड्रॉ करते हैं, एक एरो का ये डायरेक्शन होता है, जो कि ये डायरेक्शन एरो का जो हेड है, जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, वो उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट के। तो देखिए, ये जो एरो है ये बता रहा है कि वो किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ, यहां था शुरू में और यहां तक पहुंचा। उसी तरह से अगर इस डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और इस डिस्प्लेसमेंट को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब इन तीनों एरोज को अगर आप गौर से देखें, ये पहला एरो था, ये पहला एरो और ये दूसरा एरो, दूसरा वाला एरो और फिर ये तीसरा एरो। इन तीनों में ऑब्वियसली आपको बहुत सारे डिफरेंसेस नजर आएगा। वो डिफरेंसेस क्या क्या है देखिए, ये तीनों डिस्प्लेसमेंट्स देखिए सेम नहीं है, अलग अलग डिस्प्लेसमेंट्स है। तो यहां पर ये जो एरो है, गौर से देखें, एरो का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन को बता रहा, यहां भी एरो का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन को बता रहा, और यहां भी एरो का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर अगर आप देखें, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कम है, इसीलिए एरो जो है ये छोटा है। यहां पर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड रिलेटिवली ज्यादा है, तो यहां पर एरो जो है उससे बड़ा है।
इसे और इसे अगर कंपेयर करें तो दोनों में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम है, इसीलिए इन दोनों एरोज का जो लेंथ है वो लेंथ सेम है। तो यहां से हम बड़े सिंपली कह सकते हैं कि एक एरो अगर ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हो, लेट्स से कि ये एक एरो है, ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस एरो के साथ दो चीजें एसोसिएटेड है, दो प्रॉपर्टी एसोसिएटेड है। एक तो ये एरो का हेड जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वो डायरेक्शन है, और दूसरा एरो का जो लेंथ है वो। सो एरो का जो बेसिक प्रॉपर्टी है, एक तो इसका जो लेंथ है वो, एक इसका लेंथ और दूसरा इसका डायरेक्शन। अब एक एरो अगर एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करे तो उसका लेंथ जो है, उसका लेंथ रिप्रेजेंट करता है उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, उसके मैग्नीट्यूड को, और उस एरो का जो डायरेक्शन है वो रिप्रेजेंट करता है उस वेक्टर के डायरेक्शन को। तो इस तरह से हम एरो यूज करते हुए बड़े आसानी से एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब मैं फिजिकली क्लासरूम में क्लास लेता था तब मेरे एक स्टूडेंट ने एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा था कि अगर मान ले कि डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर का होता है और एक एरो का लेंथ अगर उस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, तो 5 मीटर के डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें तो बहुत बड़ा एक पेपर चाहिए होगा, क्योंकि हमें 5 मीटर का एरो ड्रॉ करना होगा। तो मैंने उसे जो कहा था मैं आपसे भी वही कहूंगा, अगर आपके मन में भी ये सवाल आ रहा हो तो। आपने ज्योग्राफी क्लासेस में कभी हमारे देश का, भारत का मैप ड्रॉ किया है या आउटलाइन ड्रॉ किया है? आपको कितना बड़ा पेपर चाहिए होता था? क्या भारत जितना बड़ा पेपर लाते थे आप? क्या वो पॉसिबल है? नहीं। हम हर चीज को अपने हिसाब से स्केल कर लेते हैं। यहां भी मैंने जो यहां ड्रॉ किया था 2 मीटर, क्या ये 2 मीटर है? नहीं है। इसी तरह से आप चीजों को स्केल कर सकते हैं। यहां इन तीनों एरोज को देख के आप क्लियरली ये कह सकते हैं कि ये ज्यादा बड़ा है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है। सो ये सारी चीजें आप एरो देख के बता सकते हैं और अपने हिसाब से हम चीजों को स्केल कर लेते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वेक्टर को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ ही साथ जो हम नॉर्मली उसके साथ एक लेटर एसोसिएट करते हैं उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसी को कंसीडर कर लेते हैं हम। मान लेते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है एस। तो डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है इसे हम नॉर्मली एस से डिनोट करते हैं, और ये डिस्प्लेसमेंट मान ले, डिस्प्लेसमेंट होने में जितना टाइम लगा उसे हम टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पर ये s जो है, चूंकि ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये t जो है टाइम है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये समझाने के लिए कि ये वेक्टर है और ये स्केलर है, हम क्या करते हैं, हम जो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है उसके माथे में एक एरो लगा देते हैं ऐसे। तो ये एरो ये बताता है कि s जो है ये स्केलर नहीं है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जबकि t जो है, चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसे हम एज इट इज छोड़ देते हैं, इसके माथे में हम एरो नहीं लगाते हैं। एरो जो है, एरो रिप्रेजेंट करता है वेक्टर को। तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है s, इस डिस्प्लेसमेंट को हम s के ऊपर एरो लगा के रिप्रेजेंट करेंगे, और हम इसे कहेंगे क्या, ये s किसके बराबर है? s इज इक्वल टू व्हाट? s के पास दो चीजें हैं, जो डिस्प्लेसमेंट है इसके पास दो चीजें हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो ये s जो है कैसा है, देखें 2 मीटर का है, ये वो इसका मैग्नीट्यूड है, और ये नॉर्थ की तरफ है, वो इसका डायरेक्शन है। तो हम इसे कहेंगे कि 2 मीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ 2 मीटर। तो यहां पर ये जो है ये इसका मैग्नीट्यूड होगा, और ये जो है इसका डायरेक्शन होगा। अब जो मैग्नीट्यूड होता है एक वेक्टर का, उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए वेक्टर s है
उसका है ये मैग्नीट्यूड। तो इसे हम कुछ ऐसे लिखते हैं, किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सा वेक्टर है? वेक्टर s। चूंकि ये 2 मीटर जो है उसका मैग्नीट्यूड है तो हम यहां 2 डंडी लगा देते हैं दो तरफ, तो ये हो जाता है वेक्टर s का मैग्नीट्यूड। और जो डायरेक्शन होता है उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर का नाम क्या है? s। अब उसके ऊपर ये कैप लगा दे, एक s कैप हो गया। ये रिप्रेजेंट करता है कि s वेक्टर का डायरेक्शन क्या है। तो फिर अगर मान ले मैं इस वेक्टर को नाम दे देता हूं, इस डिस्प्लेसमेंट को s2 नाम दे देता हूं, तो अब इस s2 को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये s2 जो है, ये s2 है 2 मीटर्स टूवर्ड्स क्या? टूवर्ड्स किस डायरेक्शन में है? 2 मीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट। सो 2 मीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट। अब ये जो है ये इसका मैग्नीट्यूड है और ये जो है ये इसका डायरेक्शन है। इसके मैग्नीट्यूड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? s2 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पहले तो वेक्टर का नाम लिखें, पूरा वेक्टर लिख लें, उसके बाद 2 डंडी लगा दें, तो ये हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। और उसके डायरेक्शन को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? टूवर्ड्स ईस्ट इसका जो डायरेक्शन है उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उसका नाम लिखें s2 और माथे में कैप लगा दें। सो ये रिप्रेजेंट करेगा कि उसका डायरेक्शन क्या है, s2 का डायरेक्शन क्या है। ये रिप्रेजेंट करेगा s2 का मैग्नीट्यूड क्या है। अब आपसे एक सवाल कि ये तीनों वेक्टर्स जो है, क्या तीनों वेक्टर्स बराबर है? आप एक बार एरो देखें, क्या तीनों वेक्टर्स, ये तीनों वेक्टर्स, क्या ये तीनों वेक्टर्स बराबर है? ऑब्वियसली नहीं। यहां पर अगर आप इसके साथ इसे कंपेयर करें तो आप ये पाएंगे कि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। अगर आप इसके साथ इसे कंपेयर करें तो आप ये पाएंगे कि इन दोनों का, इसका डायरेक्शन है नॉर्थ, इसका भी डायरेक्शन है नॉर्थ। डायरेक्शन तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग है। इसका मतलब ये तीनों डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं तीनों डिस्प्लेसमेंट्स सेम नहीं है, अलग अलग है। इसीलिए ये यहां से यहां जा रहा है, ये यहां से यहां आ रहा, और ये उसी सेंटर से इस डायरेक्शन में जा रहा, लेकिन थोड़ा कम जा रहा। तो दो वेक्टर्स को अगर एग्जैक्टली बराबर होना होगा तो चूंकि एक वेक्टर के साथ दो चीजें एसोसिएटेड होता है, दो चीजें मिलकर, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिलकर एक वेक्टर बनता है। इसीलिए दो वेक्टर्स को बराबर होने के लिए उन दोनों का डायरेक्शन और उन दोनों का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर होना होगा, तब जाके दो वेक्टर्स जो है ये बराबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल दो वेक्टर्स अगर हो, दो वेक्टर्स, चलिए फॉर एग्जाम्पल दो वेक्टर्स ए और बी, एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी, ये दोनों तभी बराबर होंगे जब कंडीशन 1 कि ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर हो, और साथ ही साथ कंडीशन 2 कि ए का जो डायरेक्शन है वो बी के डायरेक्शन के साथ बराबर हो। सिर्फ और सिर्फ तभी हम कह सकते हैं कि दो वेक्टर्स जो है ये दोनों एग्जैक्टली बराबर है। तो ये दो वेक्टर्स के बारे में कुछ बेसिक चीजें था।